अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, इससे कबल जो हमने व्लॉग अपलोड किया था वो था काउंसिल की कंपोजिशन के बारे में और काउंसिल के फंक्शन के बारे में। तो आज जो हम उसका दूसरा हिस्सा जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि एक वोटर जो है वो किस तरह से काउंसिल का वोट जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर टिब हो या नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी हो, क्योंकि दोनों ही ये एक एक्ट के तहत डील होती हैं और रूल्स भी इनके एक ही हैं। तो इन दोनों काउंसिलों के बारे में जो है वो आज हम बात करेंगे कि इनका वोटर जो है वो वोट किस तरह से कास्ट कर सकता है, और एक अगर कोई वोटर मेंबर बनना चाहता है, कोई इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो वो किस तरीके से कर सकता है। आज हम ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अनकरीब जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का इलेक्शन जो है वो आने को है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वोटर के लिए उसकी अवेयरनेस के लिए ये वीडियो जो है वो अपलोड की जाए। और इसके लिए मुझे जो इनकरेज किया और मुझे जो कहा वो मैंने जैसे पिछले व्लॉग में कहा कि दरस तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हैं और प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मेरे लिए बड़े ऑनरेबल हैं। तो आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं। तो मैंने ये लिख लिया है इसको, और उर्दू में लिख लिया है क्योंकि इसके रूल्स जो हैं वो काफ़ी तवील हैं, और इसलिए मैंने व्यूअर की आसानी के लिए इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके और तहरीर कर लिया है ताकि कोई चीज़ मिस जो है वो ना हो सके। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये कानून की रोशनी में, एक्ट और रूल्स की रोशनी में इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट होता है और इसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले तो ये है कि काउंसिल के इलेक्शन का इनेकाद। पहली हेडिंग ये है, यूएच एक्ट 1965 की सेक्शन जो 9 है उसकी सबसेक्शन 5 है, उसके तहत इलेक्शन या नॉमिनेशन का प्रोसेस जो है वो मौजूदा काउंसिल का टेन्योर खत्म होने से 3 माह पहले जो है वो शुरू करना होता है। ये गवर्नमेंट ने करना होता है। इसके बाद इलेक्शन की तारीख और रिटर्निंग ऑफिसर की तकर्री जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। तो यूएच सिस्टम ऑफ मेडिसिन रूल्स 1980 के रूल 18 के तहत फेडरल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गजट में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करती है और इलेक्शन मुनक्किद करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की तकर्री का ऐलान करती है। और ये रिटर्निंग ऑफिसर जो है फेडरल गवर्नमेंट से ही ताल्लुक रखता है। वहीं पे इस्लामाबाद से किसी भी डिपार्टमेंट से एक ग्रेड 17 या 18 के ऑफिसर को वो रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर करते हैं और वो ही फिर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करता है। मैंने जैसे कहा कि ये दोनों काउंसिल के बारे में है, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और नेशनल काउंसिल फॉर टिब, दोनों का प्रोसीजर जो है वो सेम है। तो पहला इसमें स्टेप है वो है नॉमिनेशन पेपर्स का शेड्यूल। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद रिटर्निंग ऑफिसर रूल 19 के तहत पब्लिक नोटिस के तहत कागजात नामजदगी वसूल करने की तारीख का ऐलान करता है। नंबर 2, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की तारीख का ऐलान करता है। नंबर 3, कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख भी उसमें बताई जाती है। अच्छा, अब ये जो पब्लिक नोटिस है इसके जरिए वक्त और मकाम भी बताया जाता है जहां कागजात नामजदगी की वसूली और स्क्रूटनी होना होती है। ये उसी पब्लिक नोटिस के अंदर ही जो है वो मेंशन होता है। अब आइए वोटर लिस्ट क्या होती है। तो जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर रूल 20 के तहत मुतल्लिका काउंसिल को वोटर्स की इब्तिदाई लिस्ट फराहम करने का कहता है। नंबर 2, इसी रूल के तहत वोटर्स की डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट काउंसिल की वेबसाइट पर मौजूद होती है और काउंसिल के दफ्तर में भी आवेजा की जाती है और सूबाई हेल्थ डिपार्टमेंट के दफ्तर में भी आवेजा की जाती है। साथ ही एक नोटिस लगाया जाता है जिसमें लिस्ट से मुताल्लिक एतराजात और क्लेम जमा करवाने की आखिरी तारीख के बारे में बताया जाता है। तो अगर कोई शख्स अपना नाम लिस्ट में दर्ज करवाना चाहता है या किसी इंदराज पर एतराज करता है तो वो मुकर्रर तारीख तक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाता है। चौथा है इसका कि एतराज और क्लेम को रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड करता है और इस सिलसिले में रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला ही जो है वो हतमी शुमार होता है। एतराजात और क्लेम्स के बाद फाइनल लिस्ट पब्लिश की जाती है और उसी तरह काउंसिल की वेबसाइट पे
कौंसिल के दफ्तर और सूबाई हेल्थ डिपार्टमेंट्स में आवेज़ा की जाती है। फाइनल लिस्ट कोई भी शख्स उस वक्त तक देख सकता है जो रिटर्निंग ऑफिसर ने मुकर्रर किया हो। मतलब रिटर्निंग ऑफिसर एक डेट और टाइम मुकर्रर करता है कि इस वक्त तक ये लिस्ट जो है वो अवेलेबल होगी, तो उस वक्त तक कोई भी वोटर जो है वो ये लिस्ट जाके देख सकता है। वोटर लिस्ट की कापी जो है वो मुकर्ररा फीस के इवज रिटर्निंग ऑफिसर से हासिल की जा सकती है। कागजात नामजदगी अब आ जाए। कोई भी वोटर जो इलेक्शन लड़ना चाहता हो वो रूल 21 के तहत फॉर्म 6 पर मुकर्रर तारीख तक रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात नामजदगी जमा करवाता है। और ये जो कागजात नामजदगी का जो परफार्मा होता है इसमें एक वोटर उसे प्रपोज करता है और दूसरा सेकंड करता है। इसके साथ रिटर्निंग ऑफिसर को 10,000 रुपये फीस जमा वो करवाता है कैंडिडेट जो नाकाबिले वापसी होती है। अगर कैंडिडेट मुकर्रर तारीख से पहले अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेता है तो फीस वापस कर दी जाती है। सिक्योरिटी वाली तारीख पर रिटर्निंग ऑफिसर कागजात नामजदगी की सिक्योरिटी करता है और उन्हें मंजूर या मुस्तरद करता है। कोई भी उम्मीदवार किसी भी दूसरे उम्मीदवार के कागजात नामजदगी देख सकता है। अगर किसी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद हो जाते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट को अपील कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट 7 दिनों में उस अपील का फैसला करने की पाबंद है। अब वैलिड कागजात नामजदगी रूल 22 के तहत, ये रूल जो है ये 1980 के रूल्स हैं जो यूनानी आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन रूल्स 1980 कहलाते हैं। तो कागजात नामजदगी रूल 22 के तहत रिटर्निंग ऑफिसर तमाम वैलिड उम्मीदवारों की लिस्ट वेबसाइट पर और कौंसिल के दफ्तर में आवेज़ा करवाता है। ठीक है, कागजात नामजदगी की वापसी कैसे हो सकती है? रूल 23 के तहत कोई भी वैलिड उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी मुकर्ररा तारीख के शाम 3 बजे तक वापस ले सकता है। बिला मुकाबला कामयाब उम्मीदवार कौन होते हैं? रूल 24 के तहत अगर वसूल होने वाले वैलिड कागजात नामजदगी की तादाद मुकर्ररा सीटों की तादाद से कम है तो रिटर्निंग ऑफिसर उन उम्मीदवारों को बिला मुकाबला करार देता है और फेडरल गवर्नमेंट को मुत्तला करता है। तो वोटिंग बजरिया बैलेट, तो यहां मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूं कि ये जो बैलेट के जरिए, डायरेक्ट बैलेटिंग के जरिए जो इलेक्शन होता है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने 2005 में मेरी सर्विसेज जो हैं वो हायर की थी, पंजाब गवर्नमेंट से बुलवाया था। और वहाँ जब मैं गया था तो वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी थी मैंने, और मैंने अपने सीनियर्स को कहा था कि जी ये एक तो प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि हमें ये रूल्स अमेंड करने होंगे। और ख़ास तौर पे जो इलेक्शन के जो रूल्स हैं ये उस वक्त रूल्स थे कि जी पोस्टल बैलेट के जरिए इलेक्शन जो है वो होता था। और उसमें होता क्या था? उसमें ये होता था कि डाकिए को जो है वो खरीद लिया जाता था, पोस्टमैन को, और उसको 10 रुपए पर लिफाफे के हिसाब से उसको पैसे दिए जाते थे। और वो जितने भी लिफाफे होते थे वो कैंडिडेट जो है वो हासिल कर लेता था। और उन वोटर्स की जो रजिस्ट्रेशन जो होती है हासिल करके वो उसका वोट जो है वो कास्ट कर लेते थे और वोटर तक उसका वोट जाता ही नहीं था। तो जब मैं वहाँ फेडरल गवर्नमेंट में गया तो वहाँ मैंने अपने सीनियर को कहा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे मेरे लियाकत मुनीर राव साहब, मैंने उन्हें कहा कि जी ये एक चीज़ है तो ये इसको अमेंड करना है। उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि जी आप ठीक है इसको बिल्कुल अमेंड करें। मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि पोस्टल बैलेट के जरिए तो कई दिनों में ये इलेक्शन जो है वो कंप्लीट होता था, और जो डायरेक्ट बैलेटिंग के जरिए इलेक्शन को एक ही दिन में कंप्लीट करना, सारे प्रोसेस मुकम्मल करने और पूरे पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट्स में एक ही रोज़ में इलेक्शन करवाना जो है वो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये इस खाकसार के खाते में जाता है और मुझे एजाज़ हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस पे कि ये काम जो है वो अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से लिया। तो उस वक्त फिर हमने ये इसको रूल्स को अमेंड किया और पोस्टल बैलेट से इसको डायरेक्ट बैलेटिंग में कन्वर्ट किया। और न सिर्फ कन्वर्ट किया बल्कि 2006 में एक पहला इलेक्शन था, वो मैंने जो रिटर्निंग ऑफिसर थी वहाँ की, तो उनको मैंने असिस्ट भी किया था और कंडक्ट भी करवाया था उनके साथ मिलके इलेक्शन। आजकल जो तिब कौंसिल के रजिस्ट्रार हैं इस्माइल खान साहब, उन्होंने उस इलेक्शन को कामयाब कराने में बहुत ही काम किया था। उस वक्त वो होम्योपैथिक काउंसिल के जो है वो रजिस्ट्रार थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूं और उन्होंने बड़ी मदद की थी हमारी और उस इलेक्शन को प्रोसेस को कामयाब करवाने में। तो आइए देख लेते हैं कि वो अब जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। तो वोटिंग बजरिया बैलेट,
रूल 26 के तहत इलेक्शन बैलेट के जरिए होता है। रिटर्निंग ऑफिसर हर जिले में ग्रेड 17 या उससे ऊपर वाले गवर्नमेंट ऑफिसर को पोलिंग ऑफिसर मुकर्रर करता है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहती है। पहले ये नहीं होता था, पहले पोस्टल बैलेट के जरिए होता था। तो दूसरे नंबर पे है कि वोटर अपने जिले में वोट कास्ट करता है जो उसकी रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल पर दर्ज होता है। वोट कास्ट करने के लिए वोटर ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और ओरिजिनल वैलिड रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल अपने हमरा पोलिंग स्टेशन लेकर जाता है। इसके बगैर वोट जो है वो नहीं कास्ट कर सकता। अगर ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड नहीं है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नहीं है वैलिड, और वैलिड ये जो रिन्यूअल नहीं है अगर, तो वोट कास्ट जो है वो नहीं कर सकता। वोटर जिन उम्मीदवारों को वोट कास्ट करना चाहता है उनके नाम के सामने क्रॉस की मोहर लगाता है। एक मोहर जो है वो यहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर भेजता है तमाम पोलिंग ऑफिसर्स को। वो क्रॉस की मोहर होती है, तो वो जो नाम लिखा हुआ होता है जिसको वोट कास्ट करना होता है वोटर ने, उसके सामने वो क्रॉस की मोहर जो है वो लगाता है। अगर मुकर्ररा सीटों से ज्यादा उम्मीदवारों के सामने क्रॉस की मोहर लगा देता है तो वोट जाया हो जाता है। बैलेट पेपर कैसे होता है? बैलेट पेपर रूल 28 के तहत बैलेट पेपर उर्दू में प्रिंट किया जाता है। नामों की तरतीब बैलेट कागजात नामजदगी वसूल होने की तरतीब के मुताबिक होती है। यानी जो पहले कागजात नामजदगी जमा करवाता है उसका नाम से पहले आता है, और जो बाद में जमा करवाता है उसका नाम बाद में आता है। उसी तरतीब से बैलेट पेपर पर ये नाम जो है वो मौजूद होते हैं। वोटों की गिनती रूल 29 के तहत वोटों की गिनती वोटिंग खत्म होते ही पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में शुरू हो जाती है। पोलिंग ऑफिसर उसी रोज बजरिया फैक्स नतीजा रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद है। पोलिंग ऑफिसर नतीजे की एक कॉपी पोलिंग एजेंट्स को भी मुहैया करता है। इस्तेमाल शुदा और गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स एक सरबा मोहर लिफाफे में रिटर्निंग ऑफिसर को वापस भेजता है। रिटर्निंग ऑफिसर पोलिंग के दूसरे रोज अपने ऑफिस में रिजल्ट कंपाइल करता है, और जब वो रिजल्ट कंपाइल करता है तो जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आ सकते हैं, और उनका एक नुमाइंदा भी जो है वो उस गिनती में और उसके कंपाइलेशन में जो है वो उसका हिस्सा बन सकता है। जब गिनती मुकम्मल हो जाती है तो मुकर्ररा सीटों पर सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले पहले उम्मीदवार कामयाब करार पाते हैं। मसलन सिंध की 3 सीटों के लिए अगर 15 उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है तो उन 15 में से जो 3 उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेंगे वो कामयाब करार पाएंगे, और बाकी 12 जो है वो नाकामयाब तस्वर होंगे। उसके बाद फिर रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट फेडरल गवर्नमेंट को भिजवा देता है। ज्यादा से ज्यादा उसके पास 7 दिन है कि इलेक्शन की डेट के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर उसने रिजल्ट कंपाइल करके और फेडरल गवर्नमेंट को भेजना होता है। और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है? फेडरल गवर्नमेंट कामयाब उम्मीदवारों के नाम जो है वो नोटिफाई करती है। वोट मुस्तरद जो है वो कैसे होता है? रूल 30 के तहत अगर किसी की मोहर मुकर्ररा सीटों से जायद उम्मीदवारों के सामने लगा दी जाए, मतलब अगर 5 उम्मीदवार हैं तो 6 के सामने अगर आपने मोहर लगा दी तो वोट जाया हो जाएगा। और अगर ये पता ना चल रहा हो कि मोहर किस उम्मीदवार के नाम के सामने लगाई गई है तो वोट जो है वो तब भी मुस्तरद हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करता हूँ कि इसके साथ ही जो ये जनरल इलेक्शन है इसमें टीचर्स का भी इलेक्शन हो रहा होता है। 2 सीट्स जो है वो टीचर्स की होती हैं। तो टीचर्स को वोट कास्ट करने के लिए टीचर्स ही वोट जो है वो कास्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि जिस कॉलेज के पास 60 सीटें हैं उस स्टूडेंट्स की, उस कॉलेज को 15 टीचर्स रखने की इजाजत होती है। और अगर किसी के पास डबल है, 2 सेशन वो चला रहा है और 120 स्टूडेंट्स उसके पास हैं, तो वो कॉलेज जो है वो 30 टीचर्स अपने एनरोल करवा सकता है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी में या नेशनल काउंसिल फॉर तिब में। टीचर की सीट पे जो कैंडिडेट आता है उसको वोट कास्ट भी उसके लिए वो टीचर ने ही करना होता है। अच्छा, यहाँ मैं तिब की काउंसिल के बारे में बता दूं। एक एक्स्ट्रा सीट उनकी वैद की होती है। जो साहब बतौर वैद रजिस्टर्ड हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, और उनको जो लोग बतौर वैद रजिस्टर्ड हैं वही उनको जो है वो वोट कास्ट करते हैं। तो ये इस तरह से काउंसिल का इलेक्शन जो है वो मुकम्मल होता है। अब काउंसिल का जो पहला इजलास है वो होता है कि जब फेडरल गवर्नमेंट मुंतखब और नॉमिनेटेड मेंबरान के नाम नोटिफाई कर देती है तो फिर रजिस्ट्रार जो है वो रूल 33 के तहत काउंसिल की मीटिंग बुलाता है। ये पहली मीटिंग होती है काउंसिल की। उसमें फिर मेंबरान जो हैं वो हलफ लेते हैं, और ये मेंबरान फिर मिल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब करते हैं। और जब ये इंतखाब हो जाता है तो फिर
रजिस्ट्रार जो है वो सदर और नायब सदर के नाम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को भिजवा देता है। तो ये सारा प्रोसेस था। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।